वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 13 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है बीमा जमानती बॉन्ड के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नहाई ने टोल ऑपरेटर ट्रांसफर बंडल 14 की आगामी बोली का मुद्रीकरण कार्यक्रम के लिए बीमा जमानती बॉन्ड स्वीकार कर लिया है। तो तभी ये चर्चा में है। तो अभी देख लेते हैं। ये पहली बार इस नवोन्मेषी बीमा जमानती बॉन्ड का उपयोग बोलियों के मुद्रीकरण के लिए सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बैंक गारंटी के रूप में किया गया था। नहाई इस पहल को लागू करने के लिए भारतीय राजमार्ग संचालक संघ यानी HOAI और SBI जनरल इंश्योरेंस और AON इंडिया इंश्योरेंस के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो इन बॉन्डों की किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिए एक लिखित समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये ऐसे उपकरण हैं जहां बीमा कंपनियां जमानत के रूप में कार्य करती हैं और वित्तीय गारंटी प्रदान करती हैं कि ठेकेदार सहमत शर्तों के अनुसार अपने दायित्व को पूरा करेगा। जमानत एक अद्वितीय प्रकार का बीमा है क्योंकि इसमें 3 पक्षीय समझौता शामिल होता है। जमानत समझौते में 3 पक्ष हैं। इसमें मुख्य वह पक्ष है जो बॉन्ड खरीदता है और वादे के अनुसार कार्य करने का दायित्व लेता है। जमानत यानी सिक्योरिटी, यह बीमा कंपनी या जमानत कंपनी को दायित्व की गारंटी देता है और उसे पूरा किया जाएगा। यदि मुख्य पक्ष वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है तो जमानत अनुबंध के अनुसार होने वाले नुकसान के लिए वह उत्तरदायी होगा। और बाध्यकारी, तो इसमें वह पक्ष आता है जिसे जमानत बॉन्ड की आवश्यकता होती है और वह अक्सर इसका लाभ प्राप्त करता है। अधिकांश जमानत बॉन्ड के लिए उपकृतकर्ता एक स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारी संगठन होता है। इसका महत्व क्या है? तो ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा और ठेकेदार के साथ मुख्य पक्ष को भी सुरक्षा प्रदान करेगा। उत्पाद मुख्य पक्ष को गारंटी का अनुबंध देता है कि संविदात्मक शर्तें और अन्य व्यावसायिक सौदे पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार संपन्न होंगे। यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो जो मुख्य पक्ष जमानत बॉन्ड पर दावा कर सकता है और अपने द्वारा किए गए नुकसान की वसूली भी कर सकता है। बैंक गारंटी के विपरीत जमानत बॉन्ड बीमा के लिए ठेकेदार से सबसे बड़ी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार ठेकेदार के लिए महत्वपूर्ण धनराशि मुक्त हो जाती है जिसका उपयोग वे व्यवसाय के विकास के लिए कर सकते हैं। यह उत्पाद ठेकेदारों के कर्ज को काफ़ी हद तक कम करने में भी मदद करेगा जिससे उनकी वित्तीय चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। हमारा अगला आर्टिकल है। अभी एटनबरो की लंबी चोंच वाली एक एकिडना की प्रजाति की खोज की गई है जो लुप्तप्राय मानी गई थी। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। लंबी इसकी चोंच ये है और इसके कुछ शरीर पे कांटे जैसे होते हैं। तो अभी 6 दशकों तक ये गायब ये प्रजाति रही। उसके बाद ये एटनबरो की लंबी चोंच वाली एकिडना को इंडोनेशिया के एक दूर दराज के हिस्से में फिर खोजा गया है। तो इसीलिए चर्चा में है ये। इसके बारे में देखते हैं। तो इसे सर डेविड की लंबी चोंच वाली एकिडना या साइक्लोप्स लंबी चोंच वाली एकिडना के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो के उनके सम्मान में इसका नाम ये रखा गया। यह जॉग्लोसस जीनस की 3 प्रजातियों में से एक है जो न्यू गिनी द्वीप पर निवास करती हैं। ये एकिडना की सबसे लंबी और छोटी प्रजाति है। इसका निवास स्थान ये साइक्लोप्स पर्वत में रहता है जो इंडोनेशिया के पापुआ न्यू गिनी प्रांत में सेंटानी और जयापुरा शहरों के पास है। एकिडना रात्रिचर और शर्मीले होते हैं जिससे उन्हें सर्वोत्तम समय में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अन्य स्तनधारियों से इतना भिन्न है क्योंकि ये अंडज स्तनी का सदस्य है जो एक अंडे देने वाले समूह का होता है।
तथा ये लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले जीवन के शेष स्तनपाइयों से अलग हो गया था। इसकी संरक्षण की स्थिति देख लेते हैं। तो ये IUCN की जो लाल सूची होती है उसमें गंभीर संकटग्रस्त है यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड और साइट्स की परिशिष्ट 2 में ये आता है। ध्यान रखना, ऐसी मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो प्रजातियां होती हैं UPSC अक्सर उस पर क्वेश्चन बनाती है, तो इसका ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है गैर मेलानोमा त्वचा कैंसर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का हो जाता है जब ये त्वचा कैंसर होता है। तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गैर मेलानोमा त्वचा कैंसर होने वाली प्रत्येक 3 में से 1 मौत कथित तौर पर धूप के बाहर काम करने के कारण हो रही है। तो देख लेते हैं रिपोर्ट की मुख्य बातें। तो 2019 में कामकाजी उम्र के 15 वर्ष और उससे अधिक के लगभग 1.6 मिलियन लोग बाहर काम करते समय सौर पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आए, जो सभी कामकाजी उम्र के लोगों का 28% था। उसी वर्ष 183 देशों में लगभग 19,000 ये लोग धूप से बाहर काम करने के परिणाम स्वरूप गैर मेलानोमा त्वचा कैंसर से मर गए। इसमें बहुसंख्यक ये 65% पुरुष थे, मतलब पुरुष ज़्यादा, इसमें पुरुषों की मृत्यु हुई है। सरकारों को ऐसी नीतियां और विनियमन को स्थापित, कार्यान्वित और लागू करना चाहिए जो बाहरी श्रमिक को धूप से होने वाली त्वचा कैंसर से बचा सके। गैर मेलानोमा त्वचा कैंसर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो ये कैंसर के एक समूह को संदर्भित करता है, मतलब इस कैंसर का एक समूह है जो त्वचा की ऊपरी परतों में विकसित होता है। मुख्य प्रकार बेसल सेल कार्सिनोमा यानी BCC और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यानी SCCC है। इसका मुख्य कारण सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी प्रकाश है, जिसे सिन बेड के उपयोग में लाया जाता है, उससे किया जाता है। ये अधिक उम्र के लोगों में ज़्यादा सामान्य है, लेकिन ये कम उम्र के लोगों को भी हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो ये गैर मेलानोमा त्वचा कैंसर, इसका मुख्य लक्षण त्वचा पर वृद्धि या असामान्य धब्बे होते हैं, इसे डॉट डॉट हो जाते हैं, इस तरह से त्वचा पे डॉट डॉट हो जाते हैं। लेकिन ये सूर्य के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों जैसे कि सिर, चेहरा, कान, गर्दन या कंधे आदि में सबसे सामान्य होता है, मतलब इन जगहों पे ज़्यादातर होता है। इसका उपचार क्या हो सकता है? तो ये गैर मेलानोमा त्वचा कैंसर के लिए सर्जरी मुख्य उपचार है और रेडियोथेरेपी, लक्षित दवाएं, फोटोडायनेमिक थेरेपी और कीमोथेरेपी का भी कभी कभी उपयोग किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है कड़कनाथ चिकन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो ये कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश का स्थानिक है और इसका चिकन काला होता है। ये मुर्गा देख सकते हैं, बहुत सी दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही अभी झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गे की मांग और कीमत दोनों बढ़ गई, इसीलिए ये चर्चा में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का मूल निवासी यानी स्थानिक है। कड़कनाथ राज्य के झाबुआ जिले के प्रमुख रूप में यहाँ झाबुआ जिले में पाया जाता है। इसका मांस काला होता है, इसलिए इस मुर्गे को काला चिकन या काली मासी भी कहा जाता है। सिर्फ इसका मांस ही नहीं बल्कि इस मुर्गे के अंग और हड्डियों भी काली होती हैं। इस मुर्गी के अंडे भी काले होते हैं। झाबुआ जिले के इस मुर्गे को 2018 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला था। यह अन्य नस्लों की तुलना में अपनी उच्च आयन सामग्री और बहुत कम कोलेस्ट्रॉल के लिए जाना जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसे मांसपेशियों की मरम्मत और उसके निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। ये विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है और इसके दुबले मांस के कारण इसे पौष्टिक माना जाता है। चिकित्सा की कुछ पारंपरिक प्रणालियों में कड़कनाथ मुर्गे में चिकित्सकीय गुण भी इसमें पाए जाते हैं। अक्सर यह दावा किया जाता है कि जो अस्थमा की बीमारी और श्वसन संबंधी जो समस्या होती हैं, कुछ स्वास्थ्य स्थितियों वाले ऐसे कुछ व्यक्तियों के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। अब देख लेते हैं, अभी GI टैग इसको प्राप्त है, तो GI टैग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह उन उत्पादों और उपयोग
किए जाने वाले चिन्ह होते हैं जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, मतलब एक किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट इनकी पहचान होती है और उसमें उसकी उत्पत्ति के कारण उसकी गुण प्रतिष्ठा होती है, उसके कारण इसको भौगोलिक मतलब संकेतक दिया जाता है। जीआई टैग के रूप में कार्य करने के लिए एक चिन्ह को किसी उत्पाद को किसी दिए गए स्थान के उत्पन्न होने की पहचान करनी चाहिए। इसका उपयोग आमतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, वाइन, स्पिरिट पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है। जीआई टैग एक सुनिश्चित करता है कि अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत लोगों के अलावा किसी को भी लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मतलब यह मान लो कड़कनाथ मुर्गा अगर एमपी में पाया जाता है तो अब कहीं भी कड़कनाथ चिकन के नाम से कोई चिकन नहीं बेच सकता जब तक इसके पास जीआई टैग है। औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत भौगोलिक संकेतक को बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एक घटक के रूप में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों, व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता द्वारा शासित होता है। भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है। ये जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत करवाया जा सकता है। भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद 2004 से 5 में दार्जिलिंग की चाय थी। हमारा अगला आर्टिकल है वैम्पायर वायरस के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में पहली बार अमेरिका की धरती पर कई वैम्पायर वायरस की खोज की गई है, तो इसीलिए चर्चा में है। देख लेते हैं इसके बारे में। ये वे रोगजनक हैं जो खुद को दोहराने के लिए अन्य वायरस से चिपक जाते हैं। वे तब उभरते हैं जब एक बैक्टीरियोफेज मिट्टी आधारित वायरस से जुड़ जाता है और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अपने जीवन का उपयोग करता है। तब तक ये दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं। दो रोगजनकों के बीच इस वायरस के संबंध को उपग्रह और सहायक इसको कहा जाता है। उपग्रह का वह संक्रामक तत्व है जो अपने जीवन चक्र के दौरान सहायता के लिए सहायक पर निर्भर रहता है। उपग्रह अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए अपने मेजबान जीव और सहायक वायरस दोनों पर निर्भर होते हैं। सैटेलाइट वायरस सुरक्षात्मक आवरण बनाने के लिए जो सहायक वायरस पर निर्भर करता है, जो उसके आनुवंशिक पदार्थ को कवर करता है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है, या उसके डीएनए को दोहराने में ये मदद करता है। अधिकांश सैटेलाइट वायरस में एक जीन होता है जो उन्हें कोशिका में प्रवेश करने के बाद मेजबान कोशिका की आनुवंशिक सामग्री में एकीकृत होने की अनुमति देता है। ये उपग्रह को तब से जब भी कोई सहायक कोशिका में प्रवेश करता है, ये पुनरुत्थान करने में सक्षम बनाता है। मेजबान कोशिका विभाजित होने पर उपग्रह के डीएनए और डीएनए को की भी प्रतिलिपि बना लेती है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो मानव या पशु कोशिकाओं पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव के बिना बैक्टीरिया को संक्रमित या मार सकते हैं। इस कारण से ये माना जाता है कि जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए उनका उपयोग अकेले या एंटीबायोटिक दवाओं के साथ संयोजन में किया जा सकता है। वे आरएनए या डीएनए जीनोम के साथ आसपास या प्रोटीन कैप्सूल से बने होते हैं। बैक्टीरियोफेज संरचना में मेजबान कोशिका को संक्रमित करने के लिए विभिन्न विशेषताएं शामिल हैं। कई बैक्टीरियोफेज में एक केंद्रीय सॉफ्ट और पैर जैसे उपांग होते हैं। पैर बैक्टीरिया से जुड़ते हैं और आनुवंशिक सामग्री को शाफ्ट के माध्यम से मेजबान जो कोशिका होती है उसको साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है, और जहां ये प्रकृति बना लेता है और ये अपने मतलब दूसरे बच्चों को ये छोटे छोटे और उनको जन्म दे देता है और एकत्रित हो जाता है। हजारों प्रकार के फेज मौजूद इसमें होते हैं, जिसमें प्रत्येक केवल एक प्रकार या कुछ प्रकार के बैक्टीरिया या अर्किया को संक्रमित कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है टिटिकाका झील के बारे में। तो ये है दक्षिण अमेरिका का मैप, और ये है पेरू, ये है ब्राज़ील, और ये है चिले, और ये पराग्वे है, और ये बोलिविया है, और ये लेक टिटिकाका है। ये पेरू के पश्चिमी और बोलिविया के पूर्वी सीमा पर अवस्थित है। ये इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं।
तो टिटिकाका झील में पानी का स्तर अब रिकॉर्ड स्तर पर नीचे पहुंच रहा है। ये एल नीनो के मौसम की घटना के कारण स्थिति और इसकी खराब हो गई है, जिससे लंबे समय तक शुष्क दौर और दुर्लभ उच्च तापमान की स्थिति के कारण ये स्थिति इसकी बनी हुई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये लेक टिटिकाका ये विश्व की सबसे ऊंचा नौगम्य जल स्रोत है। ये दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में समुद्र तल से 3810 मीटर ऊपर स्थित है। ये पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलिविया के बीच सीमा पर स्थित है, जैसा कि हमने मैप में देखा। टिटिकाका दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी है माराकाइबो झील। ये लगभग 8300 वर्ग किलोमीटर में फैला है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 190 किलोमीटर दूरी तक ये फैला हुआ है। अपने सबसे चौड़े बिंदु पर इसकी चौड़ाई 50 मील यानी 80 किलोमीटर है। यह एक संकीर्ण जलडमरू मध्य टिकिना झील को दो जल निकायों में अलग करती है। झील की गहराई औसतन 140 से 180 मीटर के बीच है, लेकिन इसका तल तेजी से बोलिवियाई तट की ओर झुका हुआ है। यह झील अपने सबसे गहरे बिंदु 284 मीटर गहरी है, मतलब जो सबसे गहरा बिंदु है वो 284 मीटर है और जो झील के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 25 से अधिक नदियां अपना पानी टिटिकाका लेक में इसमें छोड़ती हैं और सबसे बड़ी रामिस पूरी टिटिकाका बेसिन का लगभग 2/5वां हिस्सा ये इसमें अपना पानी का लाती है। टिटिकाका के जल में 41 द्वीप निकलते हैं। इसके जल में 41 द्वीप निकलते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा टिटिकाका द्वीप है। ये बोलिविया को कोपाक बाना प्रायद्वीप के सिरे से देखा जा सकता है। टिटिकाका झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक नामित रामसर स्थल भी है। एल नीनो या लानीनो क्या होते हैं तो देखते हैं। एल नीनो और लानीनो ये दो विपरीत जलवायु स्थिति हैं जो सामान्य परिस्थितियों में भिन्न होते हैं। आमतौर पर 9 से 12 महीनों तक चलते हैं, लेकिन ये अक्सर बढ़ या घट भी सकते हैं। ये घटनाएं औसतन हर 2 से 7 साल में होती हैं। एल नीनो और ला नीनो की तुलना में अधिक बार होता है, लेकिन नियमित आधार पर यह नहीं होता है। वैज्ञानिकों द्वारा इन्हें एल नीनो दक्षिणी दोलन के चक्र के रूप में भी संदर्भित किया गया है। एल नीनो को आमतौर पर गर्म चरण यानी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर फैलने वाला गर्म पानी का एक बैंड जैसे कहा जाता है, इसके रूप में इसको जाना जाता है। और ला नीना को ENSO के ठंडे चरण यानी पूर्व से पश्चिम तक फैलने वाले ठंडे पानी का एक बैंड के रूप में पहचाना जाता है। एल नीनो का और ला नीनो दोनों मौसम एक जंगल की आग, पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थशास्त्र पर वैश्विक प्रभाव इनको सबको प्रभावित करते हैं। ये एल नीनो के बाद एल नीनो के दौरान क्या होता है तो एल नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं और गर्म पानी को पूर्व की ओर अमेरिका के तट की ओर ये धकेल देती हैं। इक्वाडोर और उत्तरी पेरू में वर्षा में भारी वृद्धि होती है, जो तटीय बाढ़ और कटाव के योगदान देती हैं। जैसे ये एल नीनो दक्षिण अमेरिका के में बारिश लाता है तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ये सूखा लाता है। मजबूत एल नीनो घटनाएं वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को बाधित कर सकती हैं। समुद्री और जलवायु ताप स्रोतों के पूरब की ओर बढ़ने से उत्तर और दक्षिण अमेरिका के उच्च अक्षांशों पर असामान्य रूप से गंभीर सर्दी का मौसम होता है। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। तो अभी 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर मनाया गया था, उन्हीं की याद में ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन देश में शिक्षा और संस्थान निर्माण के क्षेत्र में मौलाना आज़ाद के उल्लेखनीय योगदान को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय है, इसने 11 नवंबर 2008 को 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 2008 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2008 से मनाया जा रहा है। और इसका महत्व क्या है तो ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य व्यक्तियों को शिक्षा का महत्व और राष्ट्र के विकास
और कल्याण पर उसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताना है। ये सीखने की भावना के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। सॉरी, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी नवाचार को अपनाना। 2023 की शिक्षा दिवस की थीम थी नवाचार को अपनाना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था, वह एक विद्वान, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वह 1923 में 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। वह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख समर्थकों में से एक थे और वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। उन्होंने 1947 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया। शिक्षा में सुधार और उसे अधिक सुलभ बनाने के उनके समर्पित प्रयासों के लिए उन्हें अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1922 में मरणों उपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा अगला आर्टिकल है काली टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये है हमारे भारत का मैप और ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा पूरा और ये है कर्नाटक, और कर्नाटक में ही है ये काली टाइगर रिजर्व। तो अब आइए देख लेते हैं। काली टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने अभी हाल ही में 5 आदतन जो वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शिकार किए गए जानवरों के अंग बरामद हुए हैं। तो अब इसका तभी ये चर्चा में है, तो इसको देख लेते हैं। काली टाइगर रिजर्व, जिसे पहले दांदेरी अंसी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था, ये कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ यानी उत्तरी केनरा जिले के मध्य भाग में स्थित है। इसमें क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात दांदेरी वन्यजीव अभ्यारण्य और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। दांदेरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये 475.018 वर्ग किलोमीटर और अंसी राष्ट्रीय उद्यान 339.866 वर्ग किलोमीटर एक दूसरे से सटे हुए हैं, जो और जैविक रूप से ये संवेदनशील पश्चिमी घाट में स्थित है। यहाँ का और ये एकल पथ बनाते हैं, मतलब ये अगर ये पश्चिमी घाट मान लो इसको, ये है तो ये एक ही पथ पर हैं, एकल पथ बनाते हैं। नदी, तो यहाँ पर काली नदी जो उत्तर कन्नड़ जिले के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है, ये बाघ अभ्यारण्य से होकर बहती है, इसलिए इसे काली टाइगर रिजर्व नाम दिया गया। वनस्पतियों में यहाँ पर मुख्य रूप से नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी भागों के साथ साथ यहाँ गहरी घाटियाँ सदाबहार वनों के उत्कृष्ट टुकड़े होते हैं। वनस्पति यहाँ पर जटिल पुष्प टेपेस्ट्री में सागौन, सिल्वर ओक, मालाबार इमली, जांबा, लैंटाना ये एक घास की प्रजाति है जो आक्रामक है बहुत, इसको आतंकवादी बोलते हैं पर्यावरण का। बांस, झाड़ियाँ और फर्श पर घने वनस्पति जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ भी शामिल हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर, च्योरोटेन, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण, सलाथ भालू, ढोले, जंगल और तेंदुआ, बिल्ली, मालाबार सिबेट और विशाल सिबेट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।